हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेज नोट्स सीरीज का L14th वीडियो है, अर्थात लेक्चर 14th है। इसके पहले टोटल 13 छोटे छोटे लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, अर्थात पूरा का पूरा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके PDF को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। और इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी के भी कुछ एक वीडियोज हो चुके हैं। और ये वाला जो वीडियो है ना, 14th वीडियो, इसमें पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटा बाद मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका पासवर्ड मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक हो गया था काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस उसमें एक ये बच गया था, कोशिका। हालांकि ये स्टार्टिंग में ही बता देना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है, तो इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कोशिका की। कोशिका की बात की जाए तो आपको पता ही है कि ये कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना। इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक। ठीक ना। हाँ, कोशिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? श्लाइडेन तथा श्वान। ठीक, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। कोशिका के भाग जो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट जो भाग है उनको देख लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। कोशिका के प्रकार की बात की जाए तो ये ना भी देखेंगे तो चलेगा, बट देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि कोशिकांग अर्थात कोशिका का भाग नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जीवाणु हो गए, नील हरित शैवाल है। ठीक है ना। और लेकिन यूकैरियोटिक की बात की जाए, यही हमें देखना है, यही पढ़ना है, यूकैरियोटिक। ठीक, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जैसे यूकैरियोटिक में क्या कहा जाएंगे? पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक ना। चलिए कोशिकांग देखते हैं। कोशिका के जो भाग हैं अर्थात कोशिकांग, यूकैरियोटिक के जो भाग हैं वो देख लेते हैं। कोशिका के प्रमुख भाग की बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, एक एक करके देख लेते हैं। कोशिका के जो प्रमुख भाग हैं वो क्या क्या है? कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अंतः प्रद्रव्य जालिका है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, केंद्रक है। ठीक है ना। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एक एक करके देख लेते हैं। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये कोशिका भित्ति है और लवक है, ये केवल पादप में पाए जाते हैं, अर्थात पेड़ पौधे में। ठीक, लवक तो चलिए फिर भी आप समझ जाएंगे। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता होगा ना, भित्ति, तो भित्ति को भित्ति पत्ती, पत्ती भित्ति ऐसे कर लीजिए। मतलब कोशिका भित्ति को भित्ति पत्ती एक जैसा सुनने में लग रहा है ना, तो उससे आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि केवल पादप में ये पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति और लवक। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान रखने वाली वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसको जो कोशिका है ना उसका शक्ति गृह बोला जाता है, अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, और इसके जो खोज करते हैं वो देख सकते हैं आप, बट ये जो हाईलाइट किया है मैंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर विशेष फोकस करिएगा। ठीक, बाकी चीज़ों को बस रीडिंग लगा लीजिए, एक नज़र देख लीजिए। ठीक ना। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसको कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं। ठीक, इसके खोजकर्ता आपने देख ही लिया, और ये कोशिकीय श्वसन में भी सहायक है। ठीक, गोल्जी काय की बात की जाए तो इसके खोजकर्ता नाम में ही दिख रहा है, कैमिलो गोल्जी। ठीक है ना। और इसको क्या बोला जाता है? गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक। ठीक, और इसकी बात की जाए अंतः प्रद्रव्य जालिका की, तो ये भी थोड़ा सा देख सकते हैं। कोशिका का जो कोशिका को जो यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है वो कौन करता है? अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक, राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम जो है ना, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, लाइसोसोम की बात की जाए तो इसके खोजकर्ता डी डुवे हैं। ठीक, लाइसोसोम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली, अर्थात सुसाइड बैग। ठीक, आत्मघाती थैली। ठीक, केंद्रक देख सकते हैं, केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। चलिए लवक, हाँ लवक हमने यहाँ देखा था ना, लवक को अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, 1 मिनट। लवक के प्रकार देख लेते हैं। लवक के प्रकार में देखिए
अवर्णी लवक हैं, वर्णी लवक हैं, हरित लवक हैं, ठीक। और इसमें तो आपको नाम से ही पता चल रहा है सब। अवर्णी, वर्ण मतलब रंग, कलर, अवर्णी मतलब जो रंगहीन हो, अवर्णी लवक, ठीक। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से जो वंचित भाग होता है ना, वहाँ पर ये कोशिकांग पाया जाता है, कोशिका का भाग ये पाया जाता है। कौन सा? लवक, ठीक, लवक। ये रंगहीन होता है, बता ही चुका हूँ, ठीक। सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुँच पाएगा। देखिए इसकी अवस्थिति कहाँ होती है? जड़ एवं भूमिगत तनों में, ठीक है ना, भूमि के अंदर जो तना होता है, ठीक। वर्णी लवक की बात की जाए अर्थात क्रोमोप्लास्ट, ठीक। तो वर्णी मतलब नाम से ही दिख रहा है, वर्णी मतलब ये रंगीन लवक होते हैं, ठीक। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पुष्प में मतलब फूल में, फल भित्ति में, भित्ति मतलब जो फल के ऊपर ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक, बीज आदि में, ठीक है ना। तो ये बस रीडिंग लगा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। हरित लवक की बात की जाए, ठीक, तो हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पर्ण हरित में अर्थात क्लोरोफिल में। इसको अभी हम देखेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण है ना वहाँ पर इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इसकी अवस्थिति पत्तियों में होती है, ठीक है, आगे देखने वाले हैं। ये देखने से भी पता चल रहा है आपको, ठीक। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, ये क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है, प्रमुख तत्व, वो मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम, ठीक है ना, Mg, ठीक, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, कुछ उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल्स, ठीक। टमाटर का जो लाल रंग होता है, ठीक, वर्णी लवक देख लिए ना हम, और उसी का एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है। गाजर का जो रंग होता है, ठीक, वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। कैरेट से याद रख लेंगे, गाजर को इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं, कैरेट से कैरोटीन याद रख लीजिएगा। पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक, मतलब पीलापन जिसमें होता है ना वो कैरोटीन की वजह से होता है। चुकंदर की बात की जाए तो चुकंदर का जो रंग होता है वो विटामिन की वजह से होता है, ठीक। अब इतना देखा है तो कुछ एक बातें और देख लेते हैं, कुछ एक फैक्ट्स। जैसे प्याज का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन की वजह से, हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन की वजह से, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन की वजह से, और मिर्च में जो तीखापन होता है ना वो होता है कैप्सेसिन की वजह से, ठीक। तो मिर्च तो कैप्सिकम से याद रख ही सकते हैं। और बात की जाए खीरा में कड़वाहट की, तो वो किसकी वजह से होता है? कुकर बीटा सीन की वजह से, कुकर बीटा सीन की वजह से। देखिए सेब का जो लाल रंग होता है और गाजर का लाल रंग होता है, मतलब गाजर भी तो आते हैं ना लाल वाले, और ऊपर जो हमने देखा है वो पीला वाला गाजर है। तो गाजर का जो लाल रंग है और सेब का लाल रंग, ये किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से, ठीक। और दूध में जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन की वजह से होता है, ठीक। और दूध में जो पीलापन होता है, देखिए जहाँ पर थोड़ा सा पीलापन आया, कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कैसीन, ठीक। इसको बताइए कौन सा एंजाइम है कैसीन को पचाता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसीन को कौन एंजाइम पचाता है, उस एंजाइम का नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, पादप उत्तक को और पादप हार्मोन्स को। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण देखेंगे, ठीक। पादप उत्तक में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट उत्तक हैं। देखिए सारे टाइप्स नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। पहले तो ये देख लीजिए सरल उत्तक। सरल उत्तक वो होते हैं सिंपल टिश्यू जो भोजन का निर्माण करते हैं और यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधों को, ठीक। चलिए ये तो खाली रीडिंग लगा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, उसको हाईलाइट कर ही दिया है। जटिल उत्तक की बात की जाए ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, तो इसका काम क्या होता है? जल एवं भोजन को अलग अलग अंगों तक पहुँचाना, ठीक है। भोजन निर्माण तो सरल उत्तक ने कर दिया, ठीक, सरल उत्तक ने क्या कर दिया? भोजन का निर्माण कर दिया। और जटिल उत्तक का जो काम है वो क्या है? भोजन को अलग अलग पेड़ पौधे के मतलब पादपों के अंगों में पहुंचाना, अलग अलग अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। हाँ, तो जल और भोजन को पहुंचाया कैसे जाता है? देखिए जटिल उत्तक के ही ये टाइप्स हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, ठीक है ना। तो जाइलम की बात करते हैं, तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है, देखिए जाइलम में ये ज और ल को पकड़ लीजिए, जाइलम ई हटाकर जल, ठीक। तो जाइलम का काम है जल तथा खनिज लवण को पादप के अंगों तक पहुंचाना, सभी अंगों तक पहुंचाना, ठीक है ना। और फ्लोएम का काम है बाकी जो बच गया भोजन अर्थात पोषक पदार्थ जो भी हैं उसको पादप के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जाइलम जल तथा खनिज लवण को पहुंचाता है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा कि पौधों की जो आयु का पता लगाया जाता है वो जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर, एनुअल रिंग्स को गिनकर पता लगाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, पादप हार्मोन्स में खाली नाम ध्यान में रख लीजिए, जैसे कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन,
ठीक, साइटोकाइनिन, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, चाहे पादप हार्मोन है। ठीक ठीक ना, तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा इन बातों को। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, हाँ ये वृद्धि वर्धक हार्मोन्स है, वृद्धि रोधक मतलब वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। वो कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, ठीक है ना। चलिए आगे बात की जाए फोटोसिंथेसिस की, तो ये वाली पिक मैंने जीएस दृष्टि की जो घटना चक्र वाली बुक है ना, उससे मैंने ये पिक ली है टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना, टाइम की कमी है इस वजह से। ठीक, तो देखिए फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट्स एवं ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। ठीक ना, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। ठीक, जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक एक मिनट, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, अवशोषित करता है। तो उसमें ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो अवशोषित करता है वो किस रंग को अवशोषित करता है? लाल रंग को। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, लाल रंग को, उसके बाद नीला को, उसके बाद बैंगनी को, इधर बैंगनी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट्स एवं ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। मतलब पत्तियों में, पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना, उसकी उपस्थिति में, और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर कहाँ से? भूमिगत जल जो है, ये वाटर दिख रहे हैं ना, ये मैंने दिखा दिया है यहाँ पर, जल, वाटर, ठीक, ये दोनों रिएक्ट करके प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। भोजन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का रूप ही है, ठीक, और ये वाटर हो गया। और ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ से उत्पादित हो रहा है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऑक्सीजन जो निकलता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ठीक, असली प्रोडक्ट तो ये सब है, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ऑक्सीजन जो निकलता है वो बाई प्रोडक्ट अर्थात उप उत्पाद के रूप में निकलता है, ठीक। और ये वाला जो ऑक्सीजन आता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया है। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? ये मत सोचिएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये वाटर वाला ऑक्सीजन है, पानी वाला, जल वाला, जल से ये ऑक्सीजन निकलता है, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला नीचे लिखा है मैंने, जिसमें यहाँ mg दिख रहा है, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो इसमें प्रमुख तत्व होता है एक, उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें बस इतनी ही बातें थी, आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख रोगों की, ठीक ना, प्रमुख रोग। सबसे पहले बात करते हैं मानव रोग की, मानव में होने वाले रोग, ठीक है। मानव रोग में सबसे पहले देखते हैं विषाणु से फैलने वाले रोग, जो विषाणु से रोग होते हैं अर्थात वायरस से, ठीक। ये इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जैसे चेचक, कंठमाला रोग, ठीक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डेंगू, रेबीज, जापानी इंसेफेलाइटिस, एड्स, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो विषाणु से होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, ठीक, या जीवाणु जनित रोग है, या फिर विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है ना। तो ये जरूरी बातें हैं। बाकी जो मैंने हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें बस ऐसे ही देख लीजिए, रीडिंग मार दीजिए, ठीक है ना। बाकी टाइम हो तो ये सब पढ़ते रहिए, ठीक। अभी जो हाईलाइट किया है उस पर फोकस रखिए एग्जाम को पास में देखते हुए। तो चेचक की बात की जाए तो चेचक जो फैलता है ये किस विषाणु की वजह से? वेरियोला, ठीक है ना, वेरियोला, ठीक। कंठमाला की बात की जाए तो ठीक है, विषाणु की वजह से होता है। वायरस की बात की जाए तो ये मम्स वायरस इसका कारक है, ठीक। और इससे प्रभावित जो अंग होता है, प्रभावित अंग मैंने जो लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है, ठीक, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो कंठमाला रोग की बात की जाए तो इससे जो प्रभावित अंग है वो क्या है? पैरोटिड ग्रंथि, ठीक। पोलियो की बात की जाए तो बस इतना ध्यान रखिए कि पोलियो जो होता है ना वो वायरस की वजह से होता है, ठीक। हेपेटाइटिस बी की बात की जाए तो इसमें जो प्रभावित अंग है ना वो जरूर ध्यान में रखिएगा, लीवर इससे प्रभावित होता है, लीवर, ठीक। और वायरस तो पढ़ लीजिए आप, हेपाडीएनए वायरस परिवार, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, हेपेटाइटिस बी, लीवर। डेंगू की बात की जाए तो इसी को क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर, हड्डी तोड़ ज्वर, ठीक है ना, ठीक है। वायरस तो क्या याद रखेंगे, नाम में ही दिख रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके जो वाहक हैं, मतलब इस रोग को फैलाते कौन है, तो वो हैं एडिज इजिप्टी मच्छर,
ये नाम जरूर याद रखिएगा, एडिज इजिप्टी मच्छर। ठीक है। रेबीज की बात की जाए तो रेबीज का अन्य नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, अर्थात पानी से डरना, पानी को देखकर डरना। ठीक है ना। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान में रखिए कि रेबीज का अन्य नाम हाइड्रोफोबिया है, और रेबीज का जो कारक है, रेबीज बीमारी का जो कारक है वो है विषाणु अर्थात वायरस। ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस की बात की जाए, ठीक, तो इसके जो रोगवाहक हैं, विषाणु इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इसके जो रोगवाहक है, जो रोग को फैलाते हैं, वो कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है ना, क्यूलेक्स मच्छर। ठीक। हाँ, इससे जो प्रभावित अंग है वो कौन सा अंग है? मस्तिष्क, दिमाग। ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। एड्स की बात की जाए तो यह भी विषाणु से होता है, वायरस से। ठीक। नाम है HIV विषाणु, विषाणु का नाम सॉरी वायरस का नाम, हाँ वही, विषाणु का नाम क्या है? HIV। ठीक। इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। ठीक ना। और इसकी बात की जाए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही कि ये वायरस से होता है, और एड्स का जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या है? एलिसा टेस्ट। ठीक। तो ये ऐसे ध्यान में जरूर रखिएगा कि विषाणु जनित रोग ये हैं। अब बाकी जिनको हाईलाइट किया है कि इसके लिए जो इसके जो कारक हैं वो वेरिएला वायरस है, हेपेटाइटिस बी के प्रभावित अंग लीवर है, हेपेटाइटिस बी से प्रभावित अंग लीवर होता है। ठीक है ना। डेंगू का जो वाहक है एडिज इजिप्टी मच्छर है। ठीक। जो हाईलाइट किया उस पर फोकस कीजिएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा ये पूरा कि विषाणु जनित रोग हैं ये सारे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। अब आते हैं जीवाणु जनित पर। जीवाणुओं की बात की जाए तो सबसे पहले रोग देख लीजिए। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? 6 रोग हैं, मतलब टीबी है, प्लेग है, भोजन विषाक्तता है, हैजा है, डिप्थीरिया है, ठीक, काली खांसी है जिसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं, निमोनिया है, टाइफाइड है, टिटनस है। ठीक है। देखिए एक एक करके देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे क्षय रोग की बात की जाए तो इसके जो कारक हैं, मतलब जीवाणु की बात की जाए तो वो है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये तो बस पढ़ लीजिए। इससे जो प्रभावित अंग है क्षय रोग से वो कौन सा अंग है? फेफड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टीबी से प्रभावित अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। ठीक है ना। प्लेग की बात की जाए तो इसमें बस ये ध्यान में रखिएगा, इसका जो वाहक है ना, जैसे कैसे इसमें वाहक है एडिज इजिप्टी मच्छर डेंगू में। ठीक है, जैसे यहाँ पर है जापानी इंसेफेलाइटिस में क्यूलेक्स मच्छर, वैसे ही यहाँ पर वाहक है पिस्सू। ठीक है ना। वायरस सॉरी जीवाणु ना भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा, बस रीडिंग लगा लीजिए। प्लेग का हो गया ये। ठीक है ना। इससे जो प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा एवं लसिका ग्रंथि, थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। हाँ, भोजन विषाक्तता की बात की जाए अर्थात फूड पॉइजनिंग की, ठीक, तो इसका कारक कौन सा है? जीवाणु है साल्मोनेला वैसिली। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। हैजा की बात की जाए तो इससे जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है? आंत। आंत प्रभावित होता है हैजा से। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। और डिप्थीरिया की बात की जाए, इसका अन्य नाम है गला घोंटू रोग। ठीक है ना। डिप्थीरिया की बात की जाए तो इससे जो प्रभावित होती है, प्रभावित अंग जो है वो है श्वास नली। ठीक है ना, श्वास की नली। ठीक, ये सब पढ़ लीजिएगा। आगे बात की जाए बायोलॉजी का जो PDF है उसका पासवर्ड पिछला वाला 1010 था, इसका है 2020। ठीक है ना, 2020। चलिए आगे बात करते हैं काली खांसी की। काली खांसी की बात की जाए तो इसी को कुकुर खांसी बोलते हैं। ठीक, जीवाणु पढ़ सकते हैं ये। ठीक, हीमोफिलिस परट्यूसिस। ठीक ना। आगे बात की जाए निमोनिया की। निमोनिया से जो प्रभावित अंग है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, फेफड़ा। ठीक है, ठीक है ना। आगे बात की जाए ये पढ़ लीजिएगा, निमोनिया है ना, हाँ ये पढ़ लीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और जो इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करते रहिए। टाइफाइड की बात की जाए तो इसका अन्य नाम है आंत्र ज्वर। इससे नाम से ही पता चल जा रहा है इससे प्रभावित अंग कौन सा हो सकता है? आंत्र ज्वर है, मतलब आंत प्रभावित होता है। ठीक है ना, प्रभावित अंग आंत होता है। ठीक, और इसके जो कारक हैं वो हैं साल्मोनेला टाइफी, तो ये नाम में ही दिख रहा है, वैसे ही याद रह जाएगा ये। ठीक है ना। टेटनस की बात की जाए तो इसी का अन्य नाम है धनुष टंकार या लॉक जॉ। ठीक, इससे जो प्रभावित अंग है वो याद रखिएगा, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। और ये जो जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो आप टिटेनस को बस अन्य नाम याद रखिएगा, धनुष टंकार, लॉक जॉ। ठीक, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। हाँ, कुष्ठ रोग जो है वो भी जीवाणु जनित रोग ही है। तो इसमें जो देखिए हाईलाइट किया है वो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सब रीडिंग लगा लीजिएगा। ठीक, ये विषाणु जनित है, ये जीवाणु जनित है। ठीक है ना। हाँ, जिसको हाईलाइट किया है उस पर मेन फोकस रखिएगा, बाकी रीडिंग मार दीजिएगा।
चलिए, विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोग हमने देख लिया। अब बात करते हैं कवक जनित रोग। तो इसमें नाम याद रखिएगा, कवक जनित रोग में ये है एथलीट फुट रोग, ठीक है ना, एथलीट फुट। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है एथलीट फुट किस टाइप का रोग है, मतलब कवक जनित है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है। ठीक, तो याद रखिएगा कवक जनित है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि विषाणु जीवाणु में जो भी रोग है ना, रोग का नाम पहले जरूर याद रख लीजिए। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये भी ध्यान रख सकते हैं अर्गटात्य, ठीक है ना, ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अर्गटात्य। आगे बात की जाए, ये त्वचा का प्रदाह, ठीक, डर्मेटाइटिस, ये भी कवक जनित रोग है। गंजापन कवक जनित रोग है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है ना, एफ्लाटॉक्सिन विष, ठीक, ये कवक जनित रोग है और इससे प्रभावित अंग जो है वो कौन सा है, यकृत है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। हाँ, पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बीपीएससी में पूछे हुए हैं, मैं बोलना भूल गया, ठीक है ना। एस्परजिलोसिस की बात की जाए तो इससे प्रभावित अंग जो है वो फेफड़े हैं। ब्लैक फंगस की बात की जाए तो प्रभावित अंग साइनस, फेफड़े, मस्तिष्क हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रमुख रूप से इसमें नाम याद रखिएगा, कवक जनित रोग कौन कौन से हैं, एथलीट फुट है, अर्गटात्य है, त्वचा का प्रदाह है, गंजापन है, एफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है ना, एस्परजिलोसिस है, ठीक, ये सब, ब्लैक फंगस, ठीक, नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। अन्य रोग की बात कर लीजिए। अन्य रोग मतलब जीवाणु, विषाणु, कवक के अलावा जो रोग हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं जो बात करें तो वो है कालाजार है। ठीक, इसके रोगवाहक कौन से हैं, रोगवाहक बालू मक्खी, ठीक, बालू मक्खी। प्रभावित अंग कौन सा है, त्वचा व संपूर्ण शरीर, ठीक है ना। नाम ध्यान रखिएगा, कालाजार प्रोटोजोआ की वजह से, मतलब प्रोटोजोआ जनित रोग है। निद्रा रोग की बात की जाए तो ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि रोगवाहक क्या है, इसके रोगवाहक सीसी मक्खी, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये प्रोटोजोआ का नाम भी ध्यान में रख सकते हैं, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है ना, ट्रिपैनोसोमा। ठीक, मलेरिया की बात की जाए तो ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। इससे प्रभावित अंग जो होता है वो प्लीहा है, स्प्लीन है। ठीक, बताइएगा कि प्लीहा को किसका कब्रिस्तान बोला जाता है। ठीक, इससे प्रभावित अंग कौन सा है, आरबीसी तथा प्लीहा। तो प्लीहा को किसका कब्रिस्तान बोला जाता है, देखिए मैं ये पढ़ रहा हूँ ना, इसी में आंसर छुपा हुआ है। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ का नाम भी ध्यान रख सकते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक, उसका नाम क्या है प्रोटोजोआ का, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। रोगवाहक की बात की जाए तो रोगवाहक कौन सा है, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है ना, मलेरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है ना। फाइलेरिया की बात की जाए तो इसी को जो बोलते हैं हाथी पाँव बोलते हैं। ठीक, इसका अन्य नाम है हाथी पाँव। इससे प्रभावित जो अंग होता है लिम्फ ग्रंथियां, और रोगवाहक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है ना। कुछ प्रमुख हीनताजन्य रोग देख लेते हैं। हीनताजन्य मतलब कमी की वजह से, हीनता मतलब कमी, जैसे खनिज, विटामिन तथा आवश्यक पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, उससे उत्पन्न रोग जो है, ठीक, उसको हीनताजन्य रोग बोलते हैं। जैसे इटाई की बात की जाए, ठीक, इसमें क्या होता है, कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना, कैडमियम की मात्रा बढ़ जाने से इटाई रोग होता है। ठीक, ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात की जाए तो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना, अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक, एनीमिया की बात की जाए, एनीमिया, ठीक, रक्त क्षीणता, तो लोहे की कमी की वजह से, ठीक है ना, आयरन की कमी की वजह से। मधुमेह की बात की जाए तो इंसुलिन की कमी की वजह से, इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की कमी की वजह से मधुमेह रोग अर्थात डायबिटीज अर्थात शुगर का रोग होता है। ठीक है ना। मीना माटा रोग की बात की जाए तो ये पारा से उत्पन्न विषाक्तता की वजह से, ये भी इंपॉर्टेंट है, मीना माटा पारा, ध्यान रखिएगा, मीना माटा की बात जब आएगी ना, पारा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये भी देख लीजिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हालांकि ये फिजिक्स में मिलेगा। मायोपिया की बात की जाए तो इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, अर्थात इसमें दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है ना, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक, मायोपिया। ठीक, इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया की बात की जाए तो इसका अन्य नाम क्या है, दूर दृष्टि। ठीक, इसमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं, और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक, हाँ, ये इस साइड में लिखा है, इसको देख सकते हैं, पीलिया को पांडु रोग बोलते हैं। ठीक है ना, इससे प्रभावित अंग जो है वो लीवर है। ठीक, अब फसल वाले रोग को देख लेते हैं, फसल रोग को। उसके पहले एक बात बता दूं, ये बायोलॉजी का जो नोट्स है ना,
ये वैसे 6-7 पेज में ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन बीच बीच में 1-2 पेजेज लगा दिए हैं बुक के समझाने के लिए फ़ोटो की वजह से। तो जैसे मान लीजिए एक पेज है, उसमें छोटी सी फ़ोटो है, ठीक, तो छोटी सी फ़ोटो की वजह से वो पेज लगाया है, तो उस वजह से क्या हुआ है कि वो एक पेज काउंट हो गया है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि पेजेज ज़्यादा हो गए हैं, ठीक ना। देखा जाए तो 7-8 पेजेज ही हैं मुश्किल से, ठीक। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें फसल रोग की। तो धान में खैरा रोग की बात की जाए तो ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, धान में खैरा रोग। खैरा रोग कहाँ होता है? धान में। और ये किसकी कमी की वजह से होता है? जिंक। मक्का में सफ़ेद कली, ठीक है ना, सफ़ेद कली रोग, ठीक, ये किसकी वजह से होता है? जिंक। लिटिल लीफ की प्रॉब्लम किससे होती है? जिंक की कमी के वजह से, ठीक। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसकी वजह से होता है? बोरॉन की कमी से, बी बोरॉन, ठीक है ना, बोरॉन, ठीक। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरॉन की कमी से, ठीक। नींबू में डाइबेक रोग कॉपर की कमी से, ठीक। और आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से, ठीक। थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिए कि गेहूं में ये रोग होते हैं। कौन सा रोग है ये? काला कीट है, श्लथ कंड है अर्थात स्मट, करनाल वंट है ये, ठीक है ना, ये गेहूं में ये सब रोग होते हैं, ठीक। कुछ नोट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देख लीजिए। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार फिश, ठीक है ना, ऑप्शन में बार बार ये मिलता है स्टार फिश, ठीक। ध्यान ये रखना है कि नाम में भले फिश दिख रहा है इन सब के, लेकिन ये मछली नहीं है, फिश नहीं है, यही ध्यान रखना है इसमें, ठीक। इसकी बात कर लीजिए, समुद्री घोड़ा, ठीक, ये नाम में नहीं दिख रहा है कि ये मछली है, बट ये मछली है, ये ध्यान में रखना है। ब्लू व्हेल की बात की जाए, ब्लू व्हेल की बात की जाए तो ये पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी है। और स्पर्म व्हेल की बात की जाए तो ये विशालतम दांत वाली व्हेल है, ठीक। बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बस एक रीडिंग मार लीजिए। जैसे घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? किंग कोबरा है। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है, गीला मॉन्स्टर, ठीक है। और बाकी ये सब नाम पढ़ सकते हैं, ठीक। संसार का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपन। बिल बनाने वाली छिपकली मेबुया या स्किंक। सरीसृपों का युग कहलाता है, क्या कहलाता है? मीसोजोइक युग, ठीक है ना। बस पढ़ लीजिए। सबसे जीवित जो पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है, ठीक। उड़ न सकने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी और एमू है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेरेग्रीन फाल्कन है। पक्षियों का या वाक्य यंत्र क्या होता है? शिरिंग्स अर्थात शाब्दिनी। और सबसे प्राचीन पक्षी कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स। किस युग से है? जुरासिक युग से, ठीक है ना, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।